नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आज पेशी हो सकती है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने 9 माह समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है। तो आज भी केजरीवाल के पेश होने पर सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। आम नागरिक की तरह हाईकोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए हैं। 8वीं बार जारी समन पर नहीं हुए थे पेश। तो एक बार फिर से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ये 9 माह समन अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजा गया है। लगातार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं और एक बार फिर से ईडी ने 9 माह समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है। तो ये सस्पेंस बना हुआ है कि आज क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि लगातार 8वीं बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और एक बार फिर से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 माह समन भेजा है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। लगातार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं और ये 9 माह समन अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजा गया है। और एक बार फिर से ये सस्पेंस बना हुआ है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। और हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आम आदमी की तरह अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए। तो इस वक्त तो आपको बता दें कि ईडी ने 9 माह समन अरविंद केजरीवाल को भेजा है और लगातार अरविंद केजरीवाल के और बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। और ग्रुप करते हुए जो सम्मान इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं समन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम करा। कानून के तहत आपको सम्मान पे सम्मान इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान। अब कांग्रेस ने आज फिर से सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस ने आज सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा और इस बैठक में सभी नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा और मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने आज सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये अहम बैठक होगी और इस बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन, मनन और मंथन इस बैठक में किया जाएगा। बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उनके तरफ से रणनीति बनाई जाएगी, चिंतन किया जाएगा और मंथन किया जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे ये सीईसी की बैठक होगी। बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु की सीटों पर चर्चा की जाएगी। यूपी समेत अन्य राज्यों के प्रत्याशियों पर भी मंथन किया जाएगा। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित तमाम सीटों पर, तमाम राज्यों की सीटों पर मंथन किया जाएगा। और बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदायूं में डबल मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। मर्डर के दूसरे आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है और दूसरे आरोपी जावेद की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जावेद अब तक
पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सिविल लाइन की बाबा कॉलोनी में ये मर्डर हुआ था, जिसको लेकर लगातार पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बदायूं से दे रहे हैं, जहां पर बदायूं में डबल मर्डर हुआ था और आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। ये बड़ी जानकारी बदायूं से दे रहे हैं। बदायूं में डबल मर्डर को लेकर एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया था। दूसरे आरोपी की पुलिस लगातार तलाश कर रही है और दूसरे आरोपी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। और बताया जा रहा है कि जो परिवार है, जो बच्चों के जिनका मर्डर हुआ था, वो परिवार सदमे में है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एसबीआई को आज यूनिक आईडी शेयर करनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी आज एसबीआई शेयर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी है उसको शेयर करे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया गया है एसबीआई को। और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी शेयर करेगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यूनिक आईडी शेयर करेगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था, निर्देश दिए हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी है वो एसबीआई शेयर करे। तो आज ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि एसबीआई यूनिक आईडी शेयर कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण यात्रा को स्थगित किया गया है। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही थी। एक तरफ चुनाव से पहले ये भूटान यात्रा काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। और पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा होने वाली थी और अब इसको स्थगित कर दिया गया है। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सीटों पर एमवीए का फार्मूला तय हो गया है। आज एमवीए की बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। शरद पवार के आवास पर एमवीए की बैठक होगी। आज मुंबई में औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीटें देने पर सहमति बन गई है और कांग्रेस को 19 सीटें देने पर सहमति बनी है। एनसीपी, अगर शरद पवार गुट की बात कर ली जाए तो एनसीपी शरद पवार गुट को 9 सीटों देने पर सहमति बनी है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय हो गया है, बात बन गई है और आज मुंबई में औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीटें देने पर सहमति बनी है और कांग्रेस को 19 सीटें देने पर सहमति बनी है। वहीं शरद पवार गुट की बात की जाए तो उनको 9 सीटें देने पर बात बनी है, लेकिन आज इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। शरद पवार के आवास पर महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी और आज मुंबई में औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय हो गया है, बात बन गई है। कांग्रेस को 19 सीटें देने की बात कही जा रही है और वहीं शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो उद्धव गुट को 21 सीटें देने की बात सामने आ रही है और ये बैठक शरद पवार के आवास पर होगी। एमबीए की बैठक यानी कि महाविकास आघाड़ी की आज अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस को 19 सीटें देने पर बात बनी है, लेकिन यहां पर बात सामने ये आ रही है कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया है। शरद पवार के आवास पर महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक होगी। आज मुंबई में औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। सीटों को लेकर कांग्रेस और शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट को लेकर भी सामने आएंगी सीटों का फार्मूला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, महाविकास आघाड़ी में क्या बात बनी है? सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला तैयार किया गया है? मुरारी।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर के एक के बाद एक बयान आ रहे थे, चाहे वो संजय राउत के बयान रहे हो सीट शेयरिंग को लेकर के या फिर शरद पवार के टीम का, लेकिन ऐसे में जाना जा रहा है कि शरद पवार के नेतृत्व में आज उनके घर पे जो बैठक होगी, उस बैठक में महाविकास आघाड़ी अपने सीट के शेयरिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। विशेष सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में 20 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 19 सीट दिए जाने की बात कही गई है और बची हुई सीट जो है वो एनसीपी शरद पवार के खाते में जाएगी। हालांकि ये बैठक जब शुरू होगी तो देखना होगा कि इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं और क्या कुछ ऐलान होता है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव का अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, यह देखना होगा। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट बड़े भाई का रोल निभाता हुआ नजर आएगा क्या? ज्यादा सीटों पर बात बनती हुई नजर आ रही है मुरारी? जी देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति देश सहित महाराष्ट्र में है इस समय, और खास करके मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई कांग्रेस के दिग्गज नेता हाल ही में पार्टी को छोड़े हैं और यही वजह है कि शिवसेना उद्धव साहब बड़े भाई के रूप में सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें 20 सीटें दी जा रही है, जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं देखना होगा कि शरद पवार बहुजन वंचित आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर को लेकर के किस तरीके की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लगातार प्रकाश अंबेडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने बयानों के जरिए शिवसेना पर और सीट शेयरिंग को लेकर कई बार उन्होंने अपनी बातें रखी है, लेकिन अभी तक प्रकाश अंबेडकर को महाविकास आघाड़ी में शामिल करने का कोई जो है कि बात सामने नहीं आई है। आज देखना होगा कि जब शरद पवार के नेतृत्व में ये बैठक उनके आवास पर चलती है तो वहां क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता लगने के बाद तबादले किए गए, तबादले की एक और सूची सामने आई है। EOW और ACB के 2 निरीक्षकों को बस्तर भेजा गया है। 2 निरीक्षकों को बीजापुर और सुकमा में पोस्टिंग दी गई है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने ये आदेश जारी किया है। तो चुनाव से पहले ये तबादले काफी अहम माने जा रहे हैं। 2 निरीक्षकों को बीजापुर और सुकमा में पोस्टिंग दी गई है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने ये आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से हम आपको दे रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद ये तबादले किए गए हैं। तबादले की एक और सूची इस वक्त सामने आ रही है। EOW और ACB के 2 निरीक्षकों को बस्तर भेजा गया है। तो आपको बता दें कि 2 निरीक्षकों को बीजापुर और सुकमा में भी पोस्टिंग दी गई है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने ये आदेश जारी किए हैं। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता लगने के बाद ये तबादले काफी अहम माने जा रहे हैं। तबादले की एक और सूची सामने आई है और सूची में EOW और ACB के 2 निरीक्षकों को बस्तर भेजा गया है और इसके साथ ही 2 निरीक्षकों को बीजापुर और सुकमा में पोस्टिंग दी गई है। और ये जानकारी डीजीपी अशोक जुनेजा ने ये आदेश दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, ये तबादले आचार संहिता लगने के बाद किए गए हैं और एक तरफ चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका, कितने अहम माने जा रहे हैं ये तबादले और क्या वजह रही है इन तबादलों के पीछे? अरुण। बिल्कुल आर्या, जो 2 अफसरों को मुकेश यादव और मुकेश सोम जो कि निरीक्षक रैंक के अधिकारी हैं, अभी पिछले हफ्ते ही जो है इनको ACB और EOW की कमान सौंपी गई थी, लेकिन हाल ही में इनको क्या है इसमें जो है ज्वाइनिंग दी गई थी और इसके बाद जो है पुलिस दल की एक बड़ी बैठक की गई थी। बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था पुलिस महानिदेशक के द्वारा, जहां बैठक में निर्णय लिया गया और इनको वापस जो है तो निरीक्षक मुकेश सोम को बीजापुर और मुकेश यादव को जो है सुकमा में फिर से नई पोस्टिंग कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो पहली पोस्टिंग की गई थी इसकी आचार संहिता पहले की गई थी, लेकिन आचार संहिता के बाद से फिर से इनको EOW और ACB से हटा के और वहां जो है तो पदस्थापना की गई है। यह जो दावा है सूत्रों का, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा ये बैठक में निर्णय लिया गया है। जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो क्या एक नक्सली एरिया है, नक्सल गतिविधि उधर सबसे ज्यादा रहती है। जो बीजापुर सुकमा जो एक ऐसा एरिया है जो नक्सलवादी एरिया है, अधिकतम नक्सली जो पनपते रहते हैं, जिस कारण से जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों अधिकारियों को वापस जो है तो मैदानी स्तर पर पोस्टिंग में भेजा जा रहा है।
जी बिल्कुल अरुण, जिस हिसाब से ये तबादले किए गए हैं आचार संहिता लगने के बाद और चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, साफ तौर पर क्या है कि जो दोनों अधिकारी हैं, बिल्कुल कार्यशैली इनकी बहुत अच्छी तरीके से रही है। इनको देखते हुए ईओडब्ल्यू एसीबी में पदस्थापना दी गई थी, लेकिन हाल ही में जो है आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल बच चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ जो है हलचल शुरू हो गई है। इस दरमियान जो है कुछ नेताओं को जो है नक्सलियों से खतरा था कि उनको जो है पुलिस को शिकायत भी दिए थे कि नक्सलियों से हमें खतरा है, हम चुनाव प्रचार या किसी भी तरह के उसमें नहीं जा सकते हैं। जिस कारण से जो है पुलिस महानिदेशक पूरा जो है बड़ी बैठक का आयोजन किए और बैठक में निर्णय लेते हुए जो है ये दोनों अफसरों को जो है वापस से सुकमा और बीजापुर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और वृंदावन के अलग अलग जगहों पर रंग भरी एकादशी के मौके पर यमुना स्नान के दौरान 4 युवक डूब गए, जिनमें से एक युवक का शव गोताखोर टीम ने बरामद किया है और एक युवक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला है। वहीं 2 अन्य युवकों की तलाश लगातार जारी है। पीएससी की गोताखोर टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बता दें कि रंग भरी एकादशी पर वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग यमुना स्नान कर परिक्रमा करते हुए नजर आए। हमारी जो टीम है वो यमुना में दोनों घाटों के बीच में गश्त कर रही थी, तो जिसमें एक डेड बॉडी तैरती हुई मिली, जिसे हमने किनारे लगा करके सिविल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय बाद उसका एक भाई वहां आया और उसने बताया कि 3 लोग थे जो यमुना में नहाने आए थे। 2 लोग जैसे ये डूब गया तो 2 लोग चले गए, उसने किसी को सूचना नहीं दी। वो तो इत्तेफाकिया हमारे गश्त के दौरान उसकी डेड बॉडी मिल गई। अभी हमें लगभग 1 घंटे पहले सूचना मिली जब हम गश्त कर रहे थे कि 2 16 साल के लड़के जो दिल्ली के निवासी हैं वो डूब गए हैं। तभी से हम प्रयास कर रहे हैं, 2 हमारी बोट रेस्क्यू कर रही है। और देश भर में रंगों के पर्व होली को लेकर लोगों में उत्साह है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोग होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाजारों में खरीदारी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। शाही घंटाघर पर रंग अबीर पिचकारियों की दर्जनों दुकानें लगी हुई हैं। होली पर क्या कुछ खास है, ऐसे बहराइच से हमारे संवाददाता अजमल शाह की खास रिपोर्ट देखिए। पूरे भारत में 25 मार्च को मनाए जाने वाले रंगों के त्यौहार होली का पर्व मनाया जाना है। वहीं जिसको देखते हुए जनपद बहराइच के बाज़ारों में लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं लोग। वहीं आज हमारी मौजूदगी जनपद बहराइच के शाही घंटाघर पर है, जहां पर तमाम वो दुकानें हैं जो लगी हैं, जो सामग्री की हैं, गुलाल और अबीर जैसे रंगों की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं और लगातार लोगों का यहाँ पर आना हो रहा है और वो ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से अब की बार क्या कुछ नया बाज़ारों में आया है होली को देखते हुए। क्या नाम है आपका? अंकित पड़वा। क्या अब की बार क्या कुछ नया है? नए मोदी जी की आई हुई नई में, मोदी जी का चेहरा ये सब लगे हुए नए में, या सिलेंडर आया है नया में। लगातार लोग आ रहे हैं। 25 तारीख को होली है, किस तरह से भीड़ आ रही है? भीड़ तो सही आ रही है। फिलहाल लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, गुलाल ले रहे हैं, पिचकारियाँ ले रहे हैं। मोदी जी का परिवार है, अब बता रहे हैं, मतलब इसमें भी पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। ये देखिए मोदी जी का मास्क चाचा ने लगा लिया है और भी लोग हैं। भैया आए खरीदारी करने, उनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। संदीप जी, 25 तारीख को होली है, किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं? बस होली का त्यौहार की तरह तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। पिचकारी लिया आप? ले बच्चों बस ले रहे, बच्चों के लिए लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? शिवांश गुप्ता। शिवांश, कुछ आपने सामान लिया होली के लिए? अभी नहीं, अभी खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं। मास्क वास्क लेंगे मोदी जी का? नहीं। हाँ। एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते। क्या नाम है आपका? पूनम गुप्ता। पूनम जी, खरीदारी चल रही है होली को देखते हुए? हाँ, चल रही है। तो लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं और इसकी जो बाज़ारों में होड़ देखी जा रही है और किस तरह से लोग बाज़ारों में पहुंच रहे हैं और होली के दृष्टिगत सामान ले रहे हैं। और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू कश्यप।
क्या कौन सी दुकान है आपकी? यही यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं खरीदारी करने होली? आ रहे हैं। क्या सामान सबसे ज़्यादा बिक रहा है? ज़्यादातर यहाँ पे यही लंबी वाली पिचकारी और मांस वास बिक रहा है। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या आपकी बार खरीद रहे हैं? बच्चे सबसे ज़्यादा ये मोदी वाला मास्क, मोदी जी वाला, और ये है वो रखा हुआ है, और यही प्रेशर वाली पिचकारी है, ये पाइप वाली है। तो लगातार बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं। बाज़ारों में काफ़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। मोदी जी के मास्क से लेकर के लंबी वाली पिचकारियां, लगातार वो खरीदारी बाज़ारों में चल रही है। कैमरामैन हनी साहू के साथ बहराइच से TV27 न्यूज़ के लिए अजमल शाह। जालौन में अवैध मोरंग खनन माफियाओं का खेल जारी है। अवैध खनन करने का एक ड्रोन वीडियो सामने आया है जो हैरान करने वाला है। खनन माफिया ने पोकलैंड मशीन नदी के बीचों बीच उतार दी है और नदी में अस्थायी पुल बनाकर खरका खंड 1 में अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं दबंग माफिया विरोध करने पर ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रशासन ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। बताया जा रहा है कि खनन अधिकारी के मिले भगत से अवैध खनन किया जा रहा है। हमारे गांव में ग्राम खरका में अवैध बालू कई तरीकों से उठा रहे हैं। जलधारा रोककर पानी में बड़े बड़े गड्ढे द्वारा कर रहे हैं, मशीनों द्वारा करके उठा रहे हैं और शिकायत करने पर हम लोगों को गाली गलौज करते हैं खदान मालिक, पट्टाधारक एवं सभी खदान वाले। और जाते समय कहते हैं अगर मतलब तुम बीच में आए वीडियोग्राफी कुछ की तो तुम्हें जान से मार देंगे, धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, मुकदमा भी फर्जी लगाने की धमकी देते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अवैध खनन माफियाओं का लगातार हल्ला बोल जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कह रहे हैं कि नदी में मशीनें उतार कर ये खनन जारी है। जी आर्या जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जनपद जालौन के औरई तहसील में खरका खंड संख्या 1 का है, जहां ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और वहीं अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बात कही है कि कहीं ना कहीं खनन अधिकारी की मिली भगत से जो नदी है उसमें अवैध खनन किया जा रहा है। राम कुमार सिंह और देवेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति यहाँ अवैध खनन करा रहे हैं। बीच में जलधारा, नदियों की जलधारा को रोक करके नदियों के जो जल जीव हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। जी आर्या जी, बिल्कुल विवेक, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या ग्रामीणों ने शिकायत नहीं की अभी तक? विवेक, लगातार जो है उच्च अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता है कहीं ना कहीं इसमें। कार्रवाई के नाम पर मूक दर्शक बने हुए हैं प्रशासनिक लोग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और खबर गोंडा से है। यहाँ वजीरगंज थाना क्षेत्र के भीखमपुरा गांव में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से 5 घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी और घंटे बाद मौके पर जब फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को जांच कर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लखनऊ आगमन है, यानी कि लखनऊ दौरे पर रहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 5 और 9 अप्रैल तक लखनऊ में प्रवास करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री निगोआ रायबरेली रोड पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा। मुरादाबाद का नाम बदलने की बात भी सामने आ रही है। मुरादाबाद का नाम माधव नगर होना चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आएंगे, मुरादाबाद का नाम बदलने की भी बात उन्होंने कही है और वहां पे इनका दरबार लगाया जाएगा। मुरादाबाद का नाम माधव नगर की मांग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आएंगे और 5 और 9 अप्रैल तक लखनऊ में उनका प्रवास रहेगा, यानी कि 5 और 9 को वो लखनऊ रहेंगे। साथ ही निगोआ रायबरेली रोड पर उनका दिव्य दरबार लगाया जाएगा। मुरादाबाद का नाम बदलने की बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। मुरादाबाद का नाम माधव नगर होना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से मांग की गई है।
कि मुरादाबाद का नाम माधव नगर होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आएंगे। 5 और 9 अप्रैल तक वो लखनऊ में रहेंगे और इसके साथ ही उनका रायबरेली, नवोहा रायबरेली में जनता दरबार, दिव्य दरबार लगाया जाएगा। 5 और 9 अप्रैल तक लखनऊ में धीरेन्द्र शास्त्री रहेंगे। चुनाव में यही कहना है कि सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, वोट देने जरूर जाएं। राष्ट्र हित में, सनातन हित में, राम हित में जरूर वोट करें। राष्ट्र के लिए यह योगदान बहुत जरूरी है। भारतवासी सभी प्रसन्न रहे, भारत हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य की स्थापना हो और बहुत ही जल्दी भारत से जातिवाद का जहर मिट जाए, यही हम पूरे भारत में यात्रा लेकर निकले हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।